हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में। कल की क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं, इसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। कल की क्लास आई होप कि आप सब लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप सब लोग एक बार देख कर आइए, फिर इस क्लास को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ने वाले हम लोग? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन जैसे हमने पढ़ा था कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। उसी प्रकार अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, जिस प्रकार परावर्तन के 2 नियम थे, हमने पढ़ाए थे दोनों नियम, उसी प्रकार अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि अपवर्तन होता क्या है। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी घटना को? प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। पहला नियम क्या हो जाएगा? जैसे वहां पर था परावर्तन के नियम में हमने बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर होता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पर परावर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, हमने वहां पर कल जब बताया था तो एक डायग्राम बनाया था कि इस प्रकार से चीजें होती हैं। अगर कोई आपतित किरण है इस प्रकार से आ रही है, जैसे ये हो जाएगा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। और ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो हमने बताया था कि अगर यदि कोई आपतित किरण आ रही है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि अगर किरण सघन से विरल में जाएगी तो किस तरफ झुकेगी? अभिलंब की तरफ कि अभिलंब से दूर हटेगी? ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि अगर सघन से विरल की तरफ कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो उसका क्या होगा, यानी किस तरफ वो झुक जाएगी? ठीक है, अभिलंब की तरफ कि अभिलंब से दूर? तो ये कोण जो था, इस कोण को बोलते हैं कोण आई, और इस वाले कोण को बोलते हैं कोण आर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। और इस कोण को कोण आई बोला जाता है, इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। इस कोण आर को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये द्वितीय नियम, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। द्वितीय नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो कौन सा नियम पूछा जाता है? द्वितीय नियम। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम या फिर स्नेल का नियम। तो आइए देखते हैं इसको क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको। स्नेल का नियम क्या है? इसमें बोला जाता है आपतित किरण की ज्या, आपतित किरण की ज्या, आपतित किरण की ज्या। ज्या क्या होता है? साइन। ठीक है, आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की ज्या, अपवर्तित किरण
की ज्या, जैसे यहाँ पर क्या होता है साइन आई, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है साइन आर। तो क्या बोला हमने, आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कहना क्या चाहते हैं हम, यानी हम कह रहे हैं कि आपतित किरण, ये है आपतित किरण, इसकी ज्या यानी साइन आई, अपवर्तित किरण ये है, इसकी ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अगर यहाँ पर लिखें, इसके आगे भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा सा देख लो, हम बता रहे हैं साइन आई बटे साइन आर, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है साइन आई का अनुपात और साइन आर का अनुपात, तो अनुपात ले लेंगे इन दोनों का। अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक होता है, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं इस नियतांक को अपवर्तनांक, ठीक है। इस अनुपात को या इस नियतांक को अपवर्तनांक बोला जाता है, क्या बोला जाता है अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब अपवर्तनांक जब अपवर्तनांक कहते हैं तो फार्मूला हो जाएगा n बराबर साइन आई बाई साइन आर, क्या हो जाएगा सूत्र, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। यही इसका फार्मूला हो जाता है n का, ठीक है। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है अपवर्तनांक, इसको हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए इधर बता रहे हैं, क्या बोलेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज कम आ रही होगी, स्लो आ रही होगी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा दिक्कत है, मुंह के अंदर थोड़ा छाला पड़ गया है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही बोलने में, फिर भी वीडियो शूट करना था इसलिए मैं सोचा बना ही देते हैं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अपवर्तनांक को लिखा किससे जाता है, n से लिखो या फिर म्यू से लिखा जाता है, n से या फिर म्यू से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग n से ही लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा याद रहता है इसलिए n से लिखेंगे। तो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले परिभाषा लिख लेंगे, लिखा दे रहे हम दोनों, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा हो जाती है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल, एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू, अपवर्तनांक को n से लिखेंगे तो n इज इक्वल टू सी अपान वी। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखा जाता है, हमने पहले क्लास में भी बताया था। प्रकाश की अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है
तो एक बार देख के आइए, ठीक है। पिछली वीडियो सारी देख लीजिए अगर नहीं देखें, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। हर चीज हमने अच्छे से पढ़ाई, धारा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है। तो n बराबर क्या हो जाता है फार्मूला C/V। इसके ऊपर हर बार एक सवाल पूछा जाता है ऑप्शन में, 1 नंबर का आता है या फिर कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। n इज इक्वल टू C/V। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने बताया भी था पहली क्लास में कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होता है C/V। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C एवं माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक यानी n, ठीक है। n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। हमने पहले भी कहा है कि इसमें सिंबल सारे फिजिक्स का एक ही खेल है। कॉन्सेप्ट समझिए और न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल तभी लगेंगे जब आपको हर चीज पता होगी कि किस चीज को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए हर चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो डाउट तो नहीं कहीं पर, अगर डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर एक सवाल करवा दें, वैसे एक बार यहाँ पर सापेक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देखिए जरा। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में अभी हमने सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, बोलेंगे इसको, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल, की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक हमने बताया क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर लिखें अपवर्तनांक यानी n इज इक्वल टू, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू v1/v2। फार्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू v1/v2। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसके आगे अब क्या पढ़े। अच्छा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं ना, जो भी निर्वात वाला करा है उसके ऊपर तो बहुत सारे आते हैं, और इसके ऊपर भी कभी कभी एक आधा सवाल आ जाता है। आसान सवाल होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आता है, तो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कहो तो आप कमेंट करके बताइए कि न्यूमेरिकल अभी करने हैं या फिर लास्ट में करवाए जाए, है ना। तो बताइए, जैसा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो कल ही न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे, अगर कहेंगे तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। बताइए कमेंट करके न्यूमेरिकल कल करने हैं या फिर लास्ट में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, निरपेक्ष में अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, इसलिए फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू v1/v2। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, जैसे कभी कभी होता क्या है, हमने कहा यहाँ पर एक फार्मूला अक्सर पूछा जाता है WNG। WNG क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये फार्मूला होता है ANG/ANW, ठीक है। किस क्या हो जाएगा फार्मूला, WNG इज इक्वल टू ANG/ANW। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का क्या है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये ANW क्या है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, WNG बराबर ANG/ANW, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, इसी को अगर हमको कभी कभी इस प्रकार से लिख देते हैं, अगर इसको आगे कर दें W को पीछे कर दें, तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
डब्लू, तो जी जब इसको आगे की इसको पीछे की दर्जा ये पलट जाएगा ना, ए एन डब्लू ऊपर आ जाएगा, ए एन जी नीचे आ जाएगा, तो ए एन डब्लू बटे फार्मूला हो जाएगा ए एन जी। तो जी एन डब्लू बराबर क्या होता है, ए एन डब्लू बटे ए एन जी, और डब्ल्यू एन जी बराबर होता है ए एन जी अपान ए एन डब्लू, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो एक सवाल हम लोग देख लेते हैं किस टॉपिक पर, जो अभी हमने पढ़ाया था निर्वात में प्रकाश की चाल वाला। ठीक है, देखिए इसे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम्पल के लिए। जैसे सवाल देखिए बच्चों, एक सवाल है यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। यानी कि प्रकाश की चाल दे रखी है वायु में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है वो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की चाल दे रखी है, तो प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से। सी का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या फिर v1 v2 से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करें, इसकी चाल, फिर अब दे रखिए v का मान कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ क्या रहा है, पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। ये सवाल हो जाएगा, कैसे लगाएंगे, अभी हमने पढ़ाया कि n बराबर क्या होता है, c बटे v। c का मान है 3 × 10⁸, v का मान है 1.5 × 10⁸, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, तो 15 का नम 15, 15 दूना 30, 10⁸, 10⁸ कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से n बराबर आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, 2 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर के आ जाते हैं। तो इन चीजों को हमने देखा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर लिख लेंगे अच्छे से नोट डाल के, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी टिक करने के लिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। किसका होता है, हीरा का। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। कुछ चीजें और जान लीजिए, जैसे कि कोई पूछे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 3/2 या फिर 1.5, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, तो 3.2 होता है या फिर 1.5। जबकि अगर जल की बात करें, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.33, कितना हो जाता है, 1.33 लगभग, है ना, तो शायद इतना ही होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा। कांच का अपवर्तनांक 3/2 या फिर 1.5 होता है, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज इसके बारे में पढ़ लिया कि जो है अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि अपवर्तन से रिलेटेड जो चीजें थी, अपवर्तनांक जैसे कि, है ना, इसके न्यूमेरिकल बचे हैं इस टॉपिक के, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कल हम न्यूमेरिकल करा देंगे, नहीं तो हम लोग कल से पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, कल से शुरू होगा हमारा जो न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा होता है, जैसे कि गोलीय दर्पण में अपवर्तन, अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, दर्पण सूत्र, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल 3 नंबर के आते हैं क्लास 10th में। ठीक है, इंटर में भी ये टॉपिक है, तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए तब तक के लिए आप लोग नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।